नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएफआई की साजिश का हुआ पर्दाफाश, एनआईए ने पूछताछ में किया खुलासा। पीएफआई के टारगेट पर थे पीएम मोदी, इस्लामिक देश बनाने की थी साजिश। केजरीवाल सरकार में एक और घोटाले का पर्दाफाश, दिल्ली एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ दिया एफआईआर का आदेश। 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला। योगी की राह पर पुष्कर सिंह धामी सरकार, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता के बेटे के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। मिशन 2024 के लिए बिहार में अमित शाह, सीमांचल फतह के लिए अमित शाह ने बिहार से भरी हुंकार, कहा 2025 में बिहार में होगा बीजेपी का सीएम। ईरान में चल रहे हिजाब विवाद पर सरकार का सख्त रुख, विरोध प्रदर्शन करने वाले 50 लोगों को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही बल का प्रयोग। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएफआई के ऊपर एनआईए के बड़े खुलासे की। एनआईए ने केरल से गिरफ्तार पीएफआई के मेंबर शफीक पैट से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी। रैली का माहौल खराब करने वाले लोगों को पीएफआई ने अच्छे से ट्रेनिंग भी दी थी। इनका मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाने का था। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। डॉक्टर साहब, एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, मोदी उनकी रडार पर थे, फिर भी पीएफआई आगे अब क्या करेगी? देखिए, ये कोई खुलासा ही नहीं है। पीएफआई का तो चरित्र ही ऐसा है, पॉलिटिकल असैसिनेशन करना, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना। ये तो जो लोग पीएफआई को चला रहे हैं, यही काम ये लोग सिमी में भी करते थे, इसलिए सिमी को बैन किया गया था। सिमी कहने को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उसमें जो 30 साल से उम्र के ज़्यादा हो जाते थे तो उनको जो है मुस्लिम उम्मा के रूप में जो है सीनियर्स की टोली, जिसमें जो ज़्यादा कट्टर होता था वो टेररिस्ट बन जाता था। इंडियन मुजाहिदीन इसका एक विंग था। ये तो बॉम्ब ब्लास्ट, हत्याएं करना, ये काम तो इसी में तो पारंगत है ये लोग। तो इसमें खुलासा क्या है? बैन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये खुलेआम पुणे के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। वहां एकनाथ की सरकार क्या कर रही है? देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें उसका इलाज समय से पहले होना चाहिए। कैंसर जब पूरे शरीर में फैल जाता है, कोई इलाज काम नहीं करता। कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जरूरी होता है। ये पीएफआई हिंदुस्तान के समाज का कैंसर है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इनके टारगेट पे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये तो थे ही शुरू से, यही काम में लगा हुआ था। अब सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें हो रही है, इसका नेट रिजल्ट क्या होने वाला है? क्या पीएफआई के ऊपर बैन लगेगा? क्या पीएफआई के लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके सिंपैथाइजर, इसके फंडिंग देने वाले लोग, इनके साथ काम करने वाले लोग, इनके नेता, क्या सदा के लिए ये तिहाड़ जेल के अंदर बंद होंगे, हाँ या नहीं? यही जानने की तो अभिलाषा है, दैट्स ऑल। सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि इसके ऊपर बैन लगेगा, लेकिन कब लगेगा, कितना जल्दी लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो रहा है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी ने बड़ा एक्शन लिया है। ये एक्शन दिल्ली जल बोर्ड में हुए पैसे की हेराफेरी को लेकर हुआ है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 2012 से 2019 के बीच उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए गए 20 करोड़ रुपए की बिल राशि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं पहुंची, यानी कि एक बार फिर दिल्ली सरकार के रहते 20 करोड़ का चूना जनता को लगा दिया गया। डॉक्टर साहब, एक बार फिर ये घोटाला सामने आया है, केजरीवाल की सरकार क्या जवाब देगी? ये केजरीवाल की सरकार की बात नहीं है। ये घोटाला, ये हेराफेरी उस वक्त हुआ है जब स्वयं मिस्टर नटवरलाल, दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के अध्यक्ष थे।
उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। कट्टर ईमानदार हैं ये। 2019 में ही खबर आ गई थी कि ये गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ी है ये भी समझ लीजिए। आप बिल जमा करने जाते हैं, कहाँ जमा करने जाते हैं? बिजली के बिल है तो बिजली डिपार्टमेंट के अकाउंट में, पानी का बिल है तो सरकारी जो जल विभाग है उसके अकाउंट में। ये नटवर लाल ने एक सिस्टम बना दिया कि प्राइवेट नंबर में ही पैसे जा रहे थे। निजी बैंक खातों में पानी का बिल जमा किया जा रहा था और जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, कौन लिया, कहां गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारी जानकारियां थी। और इसमें यह मालूम चल रहा है कि जल बोर्ड के अधिकारी और बैंक के कर्मचारी दोनों मिलकर के खा रहे हैं, इनको भी कुछ दे रहे होंगे, तभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एलजी साहब ने कहा है कि भाई एफआईआर दर्ज करो और 15 दिन के अंदर में बताओ क्या किए हो। अब ये घोटाला पकड़ा जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब यह आंदोलन किया करता था अरविंद अन्ना हजारे के पीछे बैठ के, तो सबसे ज्यादा यही कहता था भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का मसला आएगा तो किसी छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उस पर एक्शन लेने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक बड़े बड़े लोगों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तुम तो जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, इस्तीफा दो, अदर इस्तीफा दो, या फिर कहो कि तुम भी कांग्रेस पार्टी की तरह एक चोर बेईमान वाली पार्टी हो और तुम भी एक महाभ्रष्ट किस्म के लीडर हो जो आंख के सामने चोरी होने देता है और जब खबर आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार ने हर विभाग में घोटाला कर रखा है जिस पर एलजी सख्त हैं, तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने गजब का एक्शन लिया है। धामी की सरकार ने आरोपियों का हिसाब करने में उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को अपनाया है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर आधी रात को बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि भाजपा नेता के बेटे ने 2 रिजॉर्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर नहर में धक्का देकर रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। डॉक्टर साहब, यानी कि भाजपा नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है और योगी मॉडल के हिसाब से पूर्ण कार्रवाई हो रही है। देखिए, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, इसमें आपकी पार्टी का हो या बाहर की पार्टी का हो। ये धीमी साहब की, इसको कह सकते हैं कि इसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए कि इन्होंने वक्त तक नहीं गवाया। खबर आई, पता चला और बुलडोजर चालू। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला है, ये जो आरोपी है इसका बड़ा भाई, उसे एक राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, वो छीन लिया गया। पिता बीजेपी के लीडर थे, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये एक जघन्य अपराध है। इस तरह के अपराध में बिल्कुल नो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके साथ आप इस तरह से बर्ताव करेंगे, यह अक्षम्य है। और इस लड़के को तो बाकायदा फांसी की सजा देनी चाहिए, उसके नीचे कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का जो न्यायिक व्यवस्था है ये लुंज पुंज किस्म का है। इस तरह के लोग छूट जाते हैं, इसलिए लोगों को न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता है। तो इस तरह के क्राइम्स के लिए कोई अलग प्रावधान, अलग कानून इस देश के अंदर में नहीं है, इसलिए इस तरह के लोगों का मन बढ़ा हुआ होता है। इस तरह की व्यवस्था हो इस देश के अंदर में कि इस तरह का ओपन एंड शट केस जहां सामने आए और इस तरह का जघन्य अपराध हो, 30 दिन के अंदर मामले को सुलझा करके खत्म करके फांसी की सजा, अपने आप इस तरह के क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, योगी का मॉडल धीरे धीरे पूरे देश में लागू होने लगा है, सीधा बुलडोजर चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह सीमांचल पर फतह हासिल करने के लिए बिहार पहुंच गए हैं। मिशन 2024 का आगाज करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बिहार को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश प्रधानमंत्री की रेस में कहीं नहीं है, यदि विपक्ष का कोई उम्मीदवार है तो वो राहुल गांधी ही होंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो अब महीने में 2 बार बिहार आया करेंगे। डॉक्टर साहब, अमित शाह की ये बातें नीतीश और लालू के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती हैं? आज अमित शाह का ये दूसरा दिन था, बवाल मचा रखा है उन्होंने। वो जहां जा रहे हैं, जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, जनता जिस तरह से उमड़ पड़ी है,
वो अपने आप में लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिक्कत वाली बात है। अमित शाह बिहार में है और लालू यादव नीतीश कुमार दिल्ली सोनिया गांधी के दरबार में, कि पता नहीं वो उधर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि वो देखिए जिस इलाके को उन्होंने चुना है अपने पहले विजिट में, वो आज किशनगंज में थे, और पूर्णिया और किशनगंज ये सीमांचल का इलाका है, ये बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ, और ये बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाका है। और वो कहाँ गए आज? बूढ़ी काली माँ के मंदिर में, ये आश्वासन देने के लिए कि जो हिंदुओं के अंदर उस इलाके में खौफ की स्थिति है, जो वहाँ हिंदू समाज जरा सहमा रहता है, ये MY के कॉम्बिनेशन की वजह से उनको आज उन्होंने ढाढ़स बताया और ये कहा कि भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और अगली बार हम बहुमत की सरकार लेकर के आएंगे, किसी को जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह ने एक बात और कह दी कि हर महीने में 2 बार आएंगे वो। इतना में तो नीतीश कुमार और लालू यादव इन दोनों की खाट खड़ी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात ईरान में चल रहे हिजाब विवाद की। इस्लामी देश ईरान में हिजाब को लेकर विवाद अपने चरम पर है, फिर भी ईरान सरकार अपने रुख पर अड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ईरानियों के लिए कहा है कि अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए ईरानी सेना ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सरकार ने इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है और हिजाब ना पहनने वालों पर केस करने की बात कही है। डॉक्टर साहब, ईरान की सरकार इतनी कट्टर कैसे हो सकती है कि लोगों की जान ही ले ले? इतनी कट्टर कैसे हो सकती है भाई? इस्लामिक रूल है वहां, तो कट्टरपंथ तो वहां पे नस नस में भरा हुआ है। जहां सरिया लागू होगा वहां ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये बात और है कि हिंदुस्तान में लोग हिजाब पहनना चाहते हैं और वहाँ सारे लोग सड़कों पे हैं। तो ऑन लेटर नोट सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आने वाला है, आदेश दे देना चाहिए कि जिन जिन लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना अच्छा लगता है, दे मस्ट गो टू ईरान। और ईरान में जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती उनका हिंदुस्तान में स्वागत कर लेना चाहिए। खैर, हो क्या रहा है वहाँ? जहाँ कहीं भी इस्लामिक रूल होता है वहां आप अधिकार के बारे में बात नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट्स, यू आर वर्स देन एनिमल। महिलाओं की तो स्थिति और खराब है। कुल मिलाकर के क्या लग रहा है कि हिजाब एक लड़की, एक महिला, एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो कट्टरपंथ का असली चेहरा है। हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये तो सब जगह होगा। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, सरिया का कानून लगेगा, वहां वहां ये काम करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं? ईरान में इंटरनेट बंद है, इंटरनेट है ही नहीं। जो खबर आ रही है 50 की, वो तो वहां की सरकारी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। साथ में कैविएट भी है कि पूरी रिपोर्ट बाद में बताएंगे कितने लोगों की मौत हुई है। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 100 से ज्यादा लोगों को, लड़कियों को मार दिया गया है। सीधे गोली यहां पे मारी जा रही है, सीधा। कोई प्रोटेस्ट, कोई भी महिला अगर वहां पे किसी जलसे में, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, हिजाब नहीं है तो गोली मार दी जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर ये हो रहा है। तो ये तो हर जगह होगा। लीस्टर में क्या हो रहा है? वहां पे हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा, बवाल ज्यादा। हिंदुस्तान में भी लोगों को आंख खोल लेना चाहिए। मुस्लिम समाज का जो रैशनल लिबरल जो समुदाय है उसमें उसको आगे लाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वोट के खातिर इन कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक कर खड़ी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
है।